हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का मेन होता है इंटीग्रेशन का यूज। हम इंटीग्रेशन का यूज करके क्या निकाल सकते हैं, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन के यूज से हम कोई भी बाउंडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जनरली आप बहुत सारी सेफ तो ऐसी हैं, बहुत सारे बाउंडेड रीजन तो ऐसे हैं जिनका एरिया निकालने के लिए आपके पास पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए सर्किल है, अब सर्किल है जिसकी रेडियस r है, तो आप इसका एरिया पाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई रेक्टेंगुलर है जिसकी लेंथ l है, ब्रीथ b है, तो इसका एरिया आप लेंथ इंटू ब्रीथ वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये तो ऐसे पर्टिकुलर सेफ है, ठीक है, जिनका एरिया निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इससे निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत सारी सेफ ऐसी भी हैं जिनका एरिया निकालने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, ऐसी सेफ का एरिया हम इंटीग्रेशन को यूज़ करके निकाल सकते हैं। साथ में इनका एरिया तो आसानी से निकाल ही सकते हैं, लेकिन उन सेफ का भी निकाल सकते हैं जिनका हमारे पास पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास y=fx कोई कर्व है और उसका ग्राफ यदि हम ड्रॉ करें तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और हमें x=a एंड x=b के बिटवीन जो एरिया यहाँ पे बन रहा है, जिसको मैंने लाइनिंग किया है, शेडेड किया है, इसका एरिया में फाइंड करना है। तो ये पर्टिकुलर कोई सेफ आपको नज़र नहीं आ रही है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का यूज़ बेसिकली हम किस में कर रहे हैं, बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड करने में। अब किसी भी बाउंडेड रीजन का एरिया हम इंटीग्रेशन को यूज़ करके कैसे निकालते हैं, ये चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है। ठीक है, तो चलो समझते हैं। देखिए, मान लीजिए y=fx हमारे पास कोई कर्व है जिसका ग्राफ हम कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए y=fx का कोई ग्राफ है। ठीक है, और अब हमें x=a एंड x=b के बिटवीन एरिया फाइंड करना है। ठीक है, इस जो लाइनिंग रीजन मैंने बनाया यहाँ पे, ठीक है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन को यूज़ करके कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले इसके अंदर एक स्ट्रिप बना लेंगे, पट्टिका बना लेंगे। ठीक है, तो ये पट्टिका बना लेंगे, इसकी जो ब्रीथ है उस ब्रीथ को हम लेंगे dx। ठीक है, ब्रीथ को हम क्या लेंगे, dx। dx अपने आप में बहुत ही एक छोटी वैल्यू है, यानी इसकी जो ब्रीथ है, इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ही मिनिमम है। और मिनिमम होने का मीन इसलिए कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे पट्टिका जो बनाई है, इसकी लेंथ y x के अकॉर्डिंग y हो गई, एंड ब्रीथ को मिनिमम इसलिए लिया है क्योंकि ये जो आपकी पट्टिका है ये एक रेक्टेंगुलर शेप में दिखाई दे रही है, लेकिन ये यहाँ से तो रेक्टेंगुलर दिखाई दे रही है बट ऊपर से ये रेक्टेंगुलर नहीं है। लेकिन इसकी ब्रीथ को एकदम मिनिमम कर दिया जाए, बहुत ही कम कर दिया जाए, तो ये एक रेक्टेंगुलर जैसा ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो ब्रीथ है जो अपन सोच भी नहीं सकते है ना, फिजिकली इसको अपन देख भी नहीं सकते, इतनी कम चौड़ाई है इसके यहाँ पे ब्रीथ, तो उससे ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन गया। और इस एक पर्टिकुलर पट्टिका जो मैंने यहाँ पे बनाई है, इसका जो एरिया है वो बन गया लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ यहाँ पे y हो गई एंड ब्रीथ यहाँ पे dx, तो y dx। ठीक है, इसका एरिया हो गया। ठीक है, अब देखो y dx, ऐसे हम ये पूरा जो रीजन है, इस पूरे रीजन को ऐसी स्ट्रिप में, ऐसी पट्टिकाओं में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे इसके पास में और एक पट्टिका बना लेते हैं और बना लेते हैं। इस तरीके से पूरे एरिया को हम एक इस तरीके से पट्टिकाओं में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। और फिर सभी का रीजन निकाल के, सभी का एरिया निकाल के हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड हम इंटीग्रेशन को लेके भी कर सकते हैं। अब हमारे पास जो रेक्टेंगुलर जो बन रहे हैं, पट्टिका जो बन रही है, इनके एरिया को ऐड करना है। कहाँ से कहाँ ऐड करना है, ए से बी तक ऐड करना है। तो यहाँ हम ए से बी तक लिमिट लेके इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यही आपका इस पूरे बाउंडेड रीजन का एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को यूज़ करके बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जब मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट ऑफ सम वाला चैप्टर पढ़ाया था, कंसेप्ट पढ़ाया था, तो उसके अंदर मैंने बिल्कुल क्लियर समझाया था आपको कि a to b y dx एक बाउंडेड रीजन के एरिया को किस तरीके से रिप्रेजेंट
करता है। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जा कर के आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा अपन ने इसको समझा है वर्बली कि ए टू बी वाई डी एक्स जो है वो ए टू बी, यहाँ पे मैं इसको नेम दे दूँ ए बी सी डी के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। एरिया ऑफ ए बी सी डी ए तक का ये एरिया है। अब यदि मान लीजिए हमारे पास एक बाउंड्री रीजन इस तरीके से है, यानी कर्व जो है उसकी शेप यू है, ये मान लीजिए y इक्वल्स टू एफ एक्स हमारे पास कोई कर्व है जिसका ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है, और अब हमें y इक्वल्स टू ए टू बी के बिटवीन जो एरिया है, जो रीजन है, ठीक है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, इस पूरे रीजन को हम क्या करेंगे, स्ट्रिप में यानी रेक्टेंगुलर मैं इसको बोल रहा हूँ कि अंदर हम इसको डिवाइड कर लेंगे, सभी एरिया को रेक्टेंगुलर में हम डिवाइड कर लेंगे। और यहाँ पे इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, एक्स के अकॉर्डिंग है तो एक्स इसकी लेंथ हो जाएगी, एंड ब्रेथ यहाँ पे हो जाएगी डी वाई, क्योंकि वाई के ऊपर ब्रेथ है तो यहाँ हम क्या लेंगे, डी वाई लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस एक पर्टिकुलर जो रेक्टेंगुलर है इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रीथ, एंड यहाँ पे हमें ऐसी पट्टिका कहाँ से कहाँ तक बनेगी, ऐसी पट्टिका ए टू बी तक बनेगी, तो ए टू बी तक लिमिट लेके हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हमारा जो बाउंड्री रीजन है इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन और एक शेप बनाते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से कोई शेप है, मान लीजिए कोई फंक्शन है, ठीक है, y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, जिसका ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और ये हमारे पास x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b है। ठीक है, और इनके बिटवीन जो रीजन है इसका एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इस पूरे रीजन को हम ऐसे रेक्टेंगुलर में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे लेंथ इसकी हो जाएगी y एंड ब्रीथ हो जाएगी dx, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा अभी, a टू b y dx। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एफ एक्स है, बाद में ले लेंगे अपन, तो ये हमारा एक एरिया हो जाएगा। लेकिन ये एरिया यहाँ पे एक्सिस के नीचे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, और आप जानते हो कि एरिया नेवर भी नेगेटिव, सो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, मोड ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बनता है तो ये इसका एरिया हो गया। दूसरा और देखते हैं। अब यदि मान लो हमारे पास इस तरीके से एरिया आता है, कोई भी ग्राफ है, मान लीजिए साइन एक्स का ग्राफ ही ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो आपको पता है साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है, ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है। ठीक है, अब हमें 0 से 2 पाई के बिटवीन हमें एरिया निकालना है, तो 0 से 2 पाई के बिटवीन हमें एरिया निकालना है, तो यहाँ पे एक एक्सेस के ऊपर है, एक एक्सेस के नीचे है, तो ये जो रीजन है इसका एरिया नेगेटिव आएगा, और ये जो रीजन इसका एरिया क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो और वैसे हम देखें तो ये एक सिमेट्रिकल एरिया है, जितना 0 से पाई के बिटवीन है उतना ही पाई से 2 पाई के बिटवीन है, तो हम ए का एरिया निकाल के 2 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मेरे समझाने का मेन यहाँ पे ये है, समझाने का जो मेन है वो ये है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, जैसे हमने कोई रेक्टेंगुलर बनाया, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिमिट 0 to 2 पाई लिया, ठीक है, और ये आपका y इक्वल्स टू क्या है, साइन एक्स है, जिसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, और ये y dx इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट एरिया हो गया। तो ये एरिया यहाँ पे आप निकालोगे तो देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 to 2 पाई, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स, माइनस बाहर ले लेंगे, एंड लिमिट 0 to 2 पाई। ठीक है भाई, अब लिमिट यूज़ करते हैं, माइनस कोस 2 पाई माइनस कोस 0, ठीक है, माइनस कोस 2 पाई वैल्यू 1 एंड कोस 0 वैल्यू भी 1, तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका एरिया 0 हो गया। 0 क्यों हो गया, क्योंकि इसलिए 0 हो गया कि यहाँ 0 से पाई तक का जो एरिया है, अगर हम 0 से पाई तक का निकालेंगे तो जो एरिया 0 से पाई तक का आया है वो पॉजिटिव आया है, और पाई से 2 पाई आया है वो क्या आया है, नेगेटिव आया है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ 0 से पाई के बीच जो एरिया है वो मान लीजिए 2 स्क्वायर यूनिट है, ठीक है,
और पाई से 2 पाई के बीच में भी क्या है 2 स्क्वायर यूनिट है, लेकिन यहाँ पे ये नीचे आ रहा है इसलिए नेगेटिव आया है। तो ये क्या करेगा अलजेब्रिक सम कर देगा, यानी ऊपर प्लस का है और नीचे माइनस का, दोनों को ऐड करेगा। तो दोनों को ऐड करेगा तो वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो यहाँ समझाने का मेन ये है कि आपको देखना ये है कि जो एक्स के नीचे है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में, फोर्थ में है, तो वहाँ पे हम मोड को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर कोई भी एरिया निकालें तो हमें मोड को यूज़ करना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो 0 से पाई का अलग निकालेंगे, पाई से 2 पाई का अलग निकालेंगे। एक मेथड हो गया, पाई से 2 पाई के ऊपर भी हम मोड यूज़ कर देंगे, 0 से पाई वैसे पॉजिटिव आना है। या फिर हम 0 से पाई तक का एरिया निकाल लेंगे और उसको 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कि जितना एरिया ये है उतना ही एरिया आगे आएगा, ठीक है। तो मेरे यहाँ समझाने का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव से था, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि हम पूरा एक साथ ले लेंगे, पूरा एक साथ लेंगे तो ये पॉजिटिव दे रहा है, ये क्या दे रहा है यहाँ पे नेगेटिव दे रहा है। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन को यूज़ करके जब हम इसका सम निकालेंगे, दोनों एरिया को ऐड करेंगे, तो उस कंडीशन में अलजेब्रिक सम हो जाएगा। अलजेब्रिक सम का मतलब कि जो साइन लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, तो साइन के अकॉर्डिंग उसको ऐड कर देगा। ऐड कर देगा तो रिजल्ट आपके सामने क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो इस चैप्टर के अंदर ये तो समझ में आ गया कि A to B कोई बाउंड्री रीजन है तो उसका एरिया हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें आना क्या चाहिए ये समझना ज़रूरी है। देखिए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको कोई भी कर्व का इक्वेशन दे तो आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। सबसे पहला काम क्या है, उसका ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जिस रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है उसे हम शेडेड बनाएंगे, उसके अंदर एक पट्टिका बनाएंगे, ठीक है। अब पट्टिका इस तरीके से देखनी है कि भाई वो अगर वाइस के अकॉर्डिंग है तो लेंथ वाई हो जाएगी, ब्रीथ डी एक्स हो जाएगी। या देख लीजिए पट्टिका यदि एक्स एक्स पे आ रही है तो वहाँ पे ब्रीथ डी एक्स हो जाएगी, ठीक है। अगर वो वाई एक्स पे आ रही है तो ब्रीथ डी वाई हो जाएगी, एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझना है। तो उसको हमें क्या करना है, शेडेड करना है, पट्टिका बनाना है और लिमिट लेके के उसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर जो आपका एरिया है, जो रीजन है, बाउंड्री रीजन है, जिसका एरिया में फाइंड करना है और वो सिमेट्रिकल एरिया है। सिमेट्रिकल एरिया का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे एक मैंने पैराबोला का ग्राफ बनाया है, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का ग्राफ बनाया। अब ये देखिए एक्स एक्स के ऊपर जितना है, ठीक है, उतना ही यहाँ पे नीचे भी है। तो ये एक सिमेट्रिकल एरिया हो गया। यहाँ पे सिमेट्रिक एक्स कौन सा हुआ, एक्स एक्स हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ओ ए बी और यहाँ भी नेम सी दे देते हैं। तो हम ओ ए बी का एरिया फाइंड कर लेंगे। मीन्स जैसे मैं इसको A1 बोल रहा हूँ तो यहाँ पे हम 0 to A, यहाँ जो भी पॉइंट होगा, जैसे मान लीजिए A0 है तो 0 to A ये वाई डी एक्स हो गया। तो यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर का एरिया हो गया वाई डी एक्स एंड लिमिट लेंगे 0 to A। तो उस कंडीशन से ओ ए बी ओ का ही एरिया निकलेगा, ठीक है, जबकि डबल है। तो ये हमें पता है कि जितना ऊपर उतना नीचे है, तो हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है भी। तो इस तरीके से हमें चेक करना है कि अगर वो सिमेट्रिकल एरिया है, ठीक है, तो वो कितने पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। एक सिमेट्रिक एक्स है तो 2 पार्ट में होगा, 2 सिमेट्रिक है तो 4 पार्ट में डिवाइड होगा। तो जितने इक्वल पार्ट में डिवाइड है उसमें एक पार्ट का एरिया निकाल के और जितने पार्ट में वो डिवाइड है उतने से क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, ठीक है। तो ये अपना छोटा सा एक कंसेप्ट रहेगा। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए आपको, ग्राफ। सबसे पहले कर्व के इक्वेशन से आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। तो मैं कुछ ग्राफ आपके साथ में डिस्कस करूंगा जो आपकी बुक में है, ठीक है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें आने चाहिए। तो चलो 1 बाय 1 हम ग्राफ को देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो ग्राफ है आपका वो ले लेते हैं पैराबोला, यानी परवलय, ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे अपन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। अगर हमें पैराबोला का इक्वेशन दे रखा हो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x दे रखा हो, तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। नॉर्मली हमें डायग्राम बनाना है, ठीक है, कोई मेजरमेंट लेके डायग्राम नहीं बनाना है, एक नॉर्मली हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से वाई स्क्वायर 4x का ग्राफ ड्रॉ होगा और इसके अंदर A0 जो पॉइंट होगा वो इसका फोकस पॉइंट होगा एंड इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो आपका लेटस रेक्टम होगा, ठीक है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में कह देता है फाइंड द
एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड इट्स अ लेटस रेक्टम, यानी पैराबोला और लेटस रेक्टम से जो बाउंडेड एरिया है उसका हमें बाउंडेड रीजन जो है उसका एरिया में फाइंड करना है, तो लेटस रेक्टम का भी ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, तो वाई स्क्वायर 4x का मतलब यहाँ पे एक ए, यहाँ पे एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ सकती है। जैसे सपोज दैट अगर मान लो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है, तब भी ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू √2x है, तब भी ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना है, यानी x के इंटू में पॉजिटिव वैल्यू है तब तक ग्राफ हमें ऐसा ही ड्रॉ करना है। ठीक है ना, तो आपको समझना है कि वाई स्क्वायर 4x का मतलब ये नहीं है कि 4a इसके साथ में आएगा, 4a आएगा, लेकिन 4a की वैल्यू √2 आ सकती है, 1 आ सकती है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है। दूसरा, यदि मान लीजिए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x है, तो इसके डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हालांकि इसके क्वेश्चन नहीं है अपनी बुक में, ठीक है, इसके क्वेश्चन नहीं है, बस ग्राफ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 11th क्लास में आपने देखा इस तरीके से। उसके बाद में आता है हमारा दूसरा पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ठीक है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay हो तो इसका ग्राफ, इसमें जो पैराबोला है उसका माउथ जो है वाई एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन होगा, यानी ऊपर की ओर। इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा, ऊपर की ओर ग्राफ बन जाएगा, और इसमें जो फोकस पॉइंट होगा वो होगा आपका 0a, और इससे जाने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसे हम बोलेंगे लेटस रेक्टम। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 4ay का ग्राफ ऊपर की ओर बनेगा। हमेशा ध्यान रखो एक्स स्क्वायर और वाई। ठीक है, 4a की जगह तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर और वाई को देख करके आप इसका ग्राफ इस तरीके से ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लगाते हैं, पॉजिटिव है तब तो ऐसे बनेगा, और नेगेटिव है तो नीचे की ओर बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a वाई से रिलेटेड ही इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैराबोला। पैराबोला के बाद में हम नेक्स्ट जो कर्व है वो लेते हैं हम इलिप्स। इलिप्स को लेते हैं, तो देखिए इलिप्स में क्या है, यानी दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त, देखो इसमें दो टाइप के इक्वेशन होते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हम इसमें देखो ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, केवल थोड़ा मोटा मोटा इसमें देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर है। देखिए यहाँ पे a ग्रेटर देन b वाली कंडीशन को लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे, कि जब a b से बड़ा हो तो x के नीचे वैल्यू बड़ी है, तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अब ये x के अकॉर्डिंग लॉन्ग होगा इस तरीके से। ठीक है भाई, ऐसे होगा, और क्योंकि x के नीचे वैल्यू बड़ी है तो x के ऊपर ही इसका मेजर अक्ष बनेगा, तो ये x हो गया इसका, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे a0, और ये वाला पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0b, ये वाला a, ये वाला b। ठीक है, और यदि एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दे रखा हो एंड वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दे रखा हो, मतलब बी स्क्वायर लेने का मतलब ये है कि अब x के नीचे वैल्यू छोटी है और y के नीचे वैल्यू क्या है, बड़ी है। इस कंडीशन में इसका ग्राफ y एक्स के अकॉर्डिंग लॉन्ग होगा, यानी ये इस तरीके से बनेगा। ऐसे बनेगा। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये x के नीचे जो पॉइंट है वो आएगा b0, और ये वाला जो पॉइंट है वो होगा आपका 0a। इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। तो ये दीर्घवृत्त था। दीर्घवृत्त का इक्वेशन जिस तरीके से दे रखा है उस तरीके से हम उसका ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, एक्स के नीचे वैल्यू बड़ी है तो एक्स के अकॉर्डिंग लॉन्ग होगा, वाई के नीचे वैल्यू बड़ी है तो वाई एक्स के अकॉर्डिंग लॉन्ग हो जाएगा, यानी इसका जो मेजर एक्स है वो वाई एक्स पे आ जाएगा अगर वाई के नीचे वैल्यू बड़ी है तो। ठीक है, तो वाई एक्स के अकॉर्डिंग ये लॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद में लेते हैं सर्किल। सर्किल ग्राफ सबको ड्रॉ करना आता है, बस देखना ये है कि उसके अंदर सेंटर पॉइंट क्या है और रेडियस क्या है। तो सर्किल में देखिए इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रहा हूँ, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमें इक्वेशन दे रखा होगा। और यहाँ पे हम बात करें सेंटर पॉइंट की, तो सेंटर पॉइंट हमारे पास क्या है यहाँ पे एच के, और रेडियस की बात करूँ यहाँ पे तो रेडियस जो है वो यहाँ पे आर है। ठीक है, अब मान लें हमारे पास इक्वेशन इस तरीके से है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर।
तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर होने का मतलब ये हुआ कि ये एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर है, वाई स्क्वायर होने का मतलब ये हुआ कि वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर है, और ये ए स्क्वायर। तो देख लीजिए यहाँ पे सेंटर पॉइंट क्या है, तो सेंटर पॉइंट यहाँ पे क्या है, जीरो जीरो है, ठीक है, और रेडियस यहाँ पे क्या है, ए है। तो चेक कर लेंगे, देखो आर स्क्वायर, आर इज क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, तो रेडियस ए होगी और सेंटर पॉइंट यहाँ पे जीरो जीरो होगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं भाई, एक्स एक्स डेज वाई वाई डेज। अब सेंटर पॉइंट जीरो जीरो ये हो गया ना अपना इसका, और रेडियस क्या है इसकी, ए, तो ए रेडियस लेकर हम क्या कर देंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, आपको तो केवल क्या देखना है, इसका सेंटर पॉइंट देखना है। ऐसे ही अगर मान लो हमारे पास दूसरा इक्वेशन है, जैसे x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन, ये दे रखा है, ठीक है। तो x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन के अंदर देखिए यहाँ पे ये हो गया x माइनस वन का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर है, इसको y माइनस जीरो का होल स्क्वायर ले सकते हैं, ये वन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि सेंटर पॉइंट क्या है, यहाँ पे h की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वन और जीरो है, तो सेंटर पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, सेंटर हो गया यहाँ पे वन जीरो और रेडियस हो गया यहाँ पे वन। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कहाँ मिलेगा अपने को, वन जीरो कहाँ मिलेगा, वन जीरो यहाँ पे मिलेगा, एक्स की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू जीरो, और रेडियस कितनी है वन, तो ओरिजिन पॉइंट से टच होकर निकलेगा। तो इस तरीके से आपका सर्किल ये बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ तक वन हो गया, रेडियस ये भी क्या है, वन है, तो ये पॉइंट हो जाएगा टू जीरो, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा टू, ठीक है। तो इस तरीके से हम सर्किल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हम उसका सेंटर पॉइंट देख लेंगे और उसकी रेडियस देख लेंगे। तो जहाँ सेंटर पॉइंट होगा उस सेंटर पॉइंट को लेकर के जितनी रेडियस होगी उतनी रेडियस का अपन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ एक नॉर्मली ग्राफ ड्रॉ करना है, इमेजिन करके ऐसे मेजरमेंट लेके नहीं करना है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये ऐसे ग्राफ में ड्रॉ करना है। सर्किल के बाद में हम लेते हैं मोड एक्स का ग्राफ, ठीक है, y इक्वल्स टू मोड एक्स का ग्राफ देते हैं। तो मोड एक्स का ग्राफ हमेशा वी शेप में बनता है। ये नॉर्मली ग्राफ आपको केवल दिमाग में रखना है, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। मोड एक्स का ग्राफ वी शेप में बनेगा, और वी कहाँ बनेगी भाई, जहाँ पे मोड की वैल्यू जीरो होगी। तो मोड की वैल्यू जीरो पे जीरो होगी, एक्स इक्वल्स टू जीरो लेंगे तब मोड की वैल्यू जीरो होगी। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये वाले जो लाइन है ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स इसका, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मोड x को जब मोड हटाते हैं तो x ग्रेटर देन जीरो के लिए और x इक्वल्स टू जीरो के लिए इसकी वैल्यू जीरो होगी, एंड x लेस देन जीरो के लिए इसकी वैल्यू माइनस x होगी, ठीक है। तो ये जो इधर इसके जो राइट साइड की बात कर रहा हूँ मैं, तो जीरो से इधर x की तरफ ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन जीरो है, इसके लिए y इक्वल्स टू एक्स होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस एक्स। इस लाइन का जो ग्राफ इक्वेशन होगा वो y इक्वल्स टू माइनस एक्स होगा। तो इस तरीके से मोड x का ग्राफ बनाना है, ठीक है। उसके बाद में और भी लेते हैं कर्व, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ, एक्स क्यूब का ग्राफ इस तरीके से बनाना है, एक्स डेज वाई डेज, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, ओरिजिनल पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, और अगर ये माइनस का साइन आएगा तो u बन जाएगा, ठीक है। तो ये y इक्वल्स टू एक्स क्यूब ग्राफ हो गया। इसके बाद में साइन एक्स और कोस एक्स के ग्राफ हम देखें, ठीक है। तो साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं पहले, y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ। तो देखिए y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ के लिए वो हमें बताएगा कि भाई इसके ग्राफ के अंदर x जो है वो किसके बिटवीन लेना है, ठीक है। तो मैं जैसे साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ वैसे आप कोस एक्स का ग्राफ भी बना सकते हैं। जैसे उसमें बता दिया, मान लो x बिलोंग्स टू माइनस टू पाई है, ठीक है, इसके बिटवीन कोई रीजन है जिसका एरिया में फाइंड करना है, तो उसका ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए आप पहले एक टेबल बना लीजिए, सिंपली एक टेबल बनाइए एक्स वाई, ठीक है। ये जीरो हो गया, ये पाई बाई टू हो गया, ये पाई हो गया, ये थ्री पाई बाई टू हो गया, थ्री पाई बाई टू, और ये आपका टू पाई, ठीक है। ये पाई बाई टू माइनस का पाई एंड माइनस थ्री पाई बाई टू एंड माइनस टू पाई, ठीक है। एक कॉलम और बना देते हैं,
ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब साइन जीरो वैल्यू 0, π/2 की 1, पाई की वैल्यू 0, 3π/2 -1, 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, माइनस π/2 वैल्यू -1, पाई पे 0, 3π/2 वैल्यू -1 होती है, लेकिन माइनस का इफेक्ट भी पड़ता है इसलिए पॉजिटिव 1 हो जाएगा, 2 पाई वैल्यू 0। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3 π/2, ये 2 पाई, माइनस π/2, माइनस पाई, माइनस 3 π/2 एंड माइनस 2 पाई, ठीक है। ये आपका एक्स डेज, वाई डेज, और ये 1 और ये -1। 0 पे वैल्यू 0, π/2 पे 1, पाई पे 0, 3 π/2 पे -1, 2 पाई पे 0, माइनस π/2 पे वैल्यू -1, ठीक है भाई। π/2 पे वैल्यू क्या होगी, -1, पाई पे 0, 3 π/2 पे 1 होगी एंड 2 पाई पे 0। अब इनको मिला दीजिए तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये थोड़ा सा है ना कर्व के टाइप का होगा ये, ठीक है। 2 पाई पे 0, सॉरी यहाँ पे ले लो इसको, थोड़ा सा ऐसे बनेगा, थोड़ा सा ये क्या है पास पास में करने से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ होगा, ये लो, ठीक है। तो ऐसे आप इसकी वैल्यू इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो ये अपना एक साइन एक्स का ग्राफ है, थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा बना है, ठीक है। तो ऐसे वो उसमें बताएगा कि आपको किसके बिटवीन ग्राफ बनाना है, तो उसके बिटवीन आप उसका ग्राफ बना सकते हैं। जैसे साइन एक्स का ग्राफ बनाया है वैसे आप कोसेक्स का ग्राफ भी बना सकते हैं। इसके बाद में हम लेते हैं सिंपली लाइन के ग्राफ, कि लाइन की ग्राफ कैसे बनेगी। इसको साफ कर लेते हैं। तो कोसेक्स का ग्राफ भी आप बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है। लाइन की बात करते हैं। लाइन के अंदर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे x = ±a यानी कांस्टेंट वैल्यू की। तो x = अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू हमें दे रखी है तो उसका ग्राफ हमेशा y एक्स के पैरेलल लाइन होगी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये x = a की लाइन है और ये a0 से क्या हो रही है, पास हो रही है। एंड ये x = -a की लाइन है और ये -a0 से पास हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें y = ±b की, तो y = कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है तो इसका ग्राफ हमेशा x एक्स के पैरेलल एक लाइन होती है, तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट होगा आपका 0b, ये हो गया y = b एंड ये लाइन होगी आपकी y = -b। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो x = कांस्टेंट वैल्यू है तो y एक्स के पैरेलल लाइन आएगी, y = कांस्टेंट वैल्यू है तो x एक्स के पैरेलल लाइन आएगी। थर्ड बात करते हैं अपन y = x की। तो y = x का जो ग्राफ है इसे यहाँ पे देख रहे हो, इसका स्लोप 1 है, तो ये x एक्स से 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस तरीके से ये y = x का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो y = x देखना, यहाँ पे नहीं देखना आपको कि 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है 3 आ रहा है, हमेशा ग्राफ इसका इस तरीके से बनाना है। एंड लास्ट अगर हम बात करें तो x/a + y/b = 1 जो कि इंटरसेप्ट फॉर्म में है। और आपको पता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में x एक्स के नीचे जो वैल्यू है वो x एक्स पे काटा हुआ इंटरसेप्ट है, यानी ये वाला पॉइंट आपका a0 और ये वाला पॉइंट आपका 0b और इसको मिलाने वाली लाइन हो गई। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। और इसका ग्राफ अगर आपको ऐसा नहीं बनाते हो तो आप x पे 0 लेंगे तो y की वैल्यू b आएगी, y पे 0 लेंगे तो x की वैल्यू a आएगी। इट मीन्स ये a0 और 0b से पास होगी। तो ये अपने कुछ लाइन के ग्राफ थे। तो छोटे मोटे जो ग्राफ्स जो थे जो पर्टिकुलर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने में काम आएंगे उन ग्राफ पे अपन ने डिस्कस कर लिया है। और कोई ग्राफ क्वेश्चन वाइज आएगा तब हम उस ग्राफ पे डिस्कस भी करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।